गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अगली वीडियो में आपको पढ़ाया था, देखो कहाँ पर अपने ऑफ किया था उस वीडियो को, डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीफिकेशन यहाँ तक अपन ने आपके लिए बता दिया, डीकैल्सीफिकेशन या डीकैल्सीकरण। ठीक है, एक ही बात है। अब देखो इसमें अपन ने आपके लिए क्या बताया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका पूर्ण रूप से निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, डीकैल्सीफिकेशन या डीकैल्सीकरण कहलाता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लवणीकरण। तो लवणीकरण क्या है, लवणीकरण क्या है? देखो लवणीकरण का अर्थ होता है लवण से। किससे होता है? लवण से। तो इसमें लवण आ रहा है ना, लवण, तो इसका मतलब इसमें जो लवण होगा वह मृदा के ऊपरी संस्तर में दिखाई देगा। जो लवण होगा वो कहाँ दिखाई देगा? मृदा के ऊपरी संस्तर में दिखाई देगा। जैसे अपन का NaCl है, क्या है? NaCl। ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है। क्या है ये? लवण, जो कहाँ दिखाई देता है? मृदा के ऊपरी संस्तर में, ऊपरी संस्तर में दिखाई देता है, जिससे मृदा कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद। इसे ही अपन क्या कहते हैं? सफ़ेद ऊसर कहते हैं। जो मृदा सफ़ेद दिखाई देती है उसे सफ़ेद ऊसर मृदा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सफ़ेद क्यों बनती है? कि इसमें सोडियम क्लोराइड एवं सल्फेट आयनों की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है? सोडियम क्लोराइड एवं सल्फेट आयनों की अधिकता हो जाती है। अब इसमें लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, मृदा के ऊपरी संस्तर में, मृदा के ऊपरी संस्तर में सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड एवं सल्फेट, मृदा के ऊपरी संस्तर में सोडियम क्लोराइड एवं सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं। सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा की परत सफ़ेद दिखाई देती है। सफ़ेद दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। इससे ही लवणीकरण कहते हैं। लवणीकरण कहते हैं। अब ये समझ में आया लवणीकरण किससे कहते हैं? देखो मृदा के ऊपरी संस्तर में सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है अपन का, क्या होता है? नमक होता है NaCl, एवं सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड एवं सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा की परत, नमक कैसा होता है? सफ़ेद होता है ना। तो NaCl क्या है? नमक है। तो सोडियम क्लोराइड और सल्फेट एकत्रित होंगे तो कैसी हो जाएगी परत? सफ़ेद हो जाएगी। तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? लवणीकरण कहते हैं। अब देखिए
कि एक तो होती है सफ़ेद ऊसर और एक काला ऊसर। देखो मृदाएं अपन की, इसको मैं बता देता हूँ आपको। लवणीय, क्षारीय और लवणीय क्षारीय, ये 3 प्रकार की अपन की सॉइल है। ठीक है। अब इसमें देखो इनकी अगर अपन पीएच मान देखें, पीएच मान देखें इनके, तो इनके अनुसार, लवण के अनुसार पीएच मान इसका 8.5 से कम होता है, और जो ये क्षारीय मृदा होती है इसका 8.5 से अधिक। 8.5 से जिस मृदा का पीएच मान अधिक है वो क्षारीय कहलाएगी, किसके अनुसार? लवण के अनुसार। और 8.5 से अधिक मृदा वो भी किस में आ रही है? इसमें, लवणीय क्षारीय में। अब इसकी देखो, एक होती है ईसी और एक होती है ईएसपी। तो एक होती है ईसी और एक होती है ईएसपी। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता और विद्युत संचालकता। एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी तो ये हो गई विद्युत संचालकता, और ईएसपी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, इसको तो बोलते हैं विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। ईएसपी को क्या कहते हैं? विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ईएसपी का पूरा नाम होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और ये होता है एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी, विद्युत संचालकता। ये क्या होती है? विद्युत संचालकता, एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी ये है। अब इसको देखते हैं अपन। ये तो होती है 4, याद रखना, 4 से कम, 4 से कम, और ये 4 से अधिक, 4 से अधिक, और ये भी 4 से अधिक। ठीक है। और ये होती है अपन की ईएसपी 15 से कम, 15 से अधिक, सुनो दोबारा से देखो, इसकी तो होती है 15 से अधिक, और ये होती है 15 से कम, और ये होती है 15 से अधिक, 15 से अधिक। देखिए ये हुई अपन की इसके बारे में बात। अब आगे चलते हैं कि 2 वैज्ञानिक और हैं, एक तो है हिंसबर्ग और एक है गैदेरोइच। हिंसबर्ग और एक है गैदेरोइच। अब इनके अनुसार मृदा को क्या क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसके अनुसार, हिंसबर्ग के अनुसार मृदा को सफ़ेद ऊसर, कौन सा दिया गया नाम? सफ़ेद ऊसर। और इसके अनुसार दिया गया सोलन चौक। लवणीय क्षारीय मृदाओं का ये वर्गीकरण है। ठीक है, किसका वर्गीकरण है? लवणीय क्षारीय मृदाओं का। सफ़ेद ऊसर, सोलन चौक, और जो क्षारीय मृदा होती है उसे काला ऊसर मृदा, और इसे कहते हैं सोलन डाई। इसने क्या कहा इसको? सोलन डाई। और ये अपनी लवणीय क्षारीय मृदा, इसे कहते हैं भूरा ऊसर, और इसे कहते हैं सोलन टज। क्या कहते हैं? सोलन टज। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो अपन की सारणी है ये है लवणीय क्षारीय मृदाओं का
लवणीय क्षारीय मृदाओं के प्रकार। लवणीय क्षारीय मृदाओं के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं लवणीय क्षारीय मृदाएं? लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से 100% आपका जो भी जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो भी पेपर होता है इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो लवणीय मृदा का pH मान 8.5 से कम, क्षारीय मृदा का 8.5 से अधिक, लवणीय क्षारीय का 8.5 से अधिक। तो और EC एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी विद्युत संचालकता 4 से कम किसकी होती है? लवणीय की, 4 से अधिक क्षारीय की और 4 से अधिक लवणीय क्षारीय की। अब ये विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होती है, जो लवणीय सॉइल होती है इसकी होती है 15 से अधिक, और जो क्षारीय होती है उसकी होती है 15 से कम, और लवणीय क्षारीय सॉइल होती है 15 से अधिक। इसके बाद में वैज्ञानिक हैं दो, एक है हिंसबर्ग और एक है गोयदे-रॉयज। तो हिंसबर्ग के अनुसार इस मृदा को क्या नाम दिया गया है? सफ़ेद ऊसर। सफ़ेद ऊसर का मतलब मृदा की जो परत है वो कैसी होगी? सफ़ेद कलर की होगी, इसलिए सफ़ेद ऊसर कहते हैं। दूसरा है गोयदे-रॉयज। गोयदे-रॉयज के अनुसार जो सफ़ेद ऊसर सफ़ेद सॉइल दिखाई दे रही है उसका नाम क्या दिया गया है? सोलन चौक। इसी प्रकार से दूसरी क्षारीय सॉइल, क्षारीय सॉइल का pH मान लवणीय मृदा के अनुसार 8.5 से अधिक होता है। आगे देखते हैं क्षारीय मृदा का एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी, जो विद्युत संचालकता है वो कितनी होती है? 4 से अधिक होती है। फिर आगे देखते हैं ESP, जो क्षारीय मृदा की ESP है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वो कितनी होती है? 15 से कम। और क्षारीय मृदा को हिंसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? काला ऊसर। अगला है क्षारीय मृदा को गोयदे-रॉयज के द्वारा क्या नाम दिया गया? सोलन डाई। इसी प्रकार से तीसरी सॉइल देखेंगे लवणीय क्षारीय। लवणीय क्षारीय जो सॉइल होती है उसका pH मान 8.5 से अधिक होता है, और इसकी एक्सचेंजेबल कनेक्टिविटी देखते हैं तो 4 से अधिक होती है। और ESP देखते हैं लवणीय क्षारीय सॉइल की, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो होती है 15 से अधिक। आगे देखते हैं कि हिंसबर्ग ने जो अपन की लवणीय क्षारीय सॉइल है उसका क्या नाम दिया था? भूरा ऊसर। और जो लवणीय क्षारीय मृदा है उसको गोयदे-रॉयज नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? सोलन टज। इस प्रकार से ये सारणी आपकी कंप्लीट होती है लवणीय क्षारीय मृदा के प्रकार। तो देखो इसको नोट डाल करके ऐड कर लेना। अब इसके बाद में चलते हैं पैडा टर्वेशन। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपन का पैडा टर्वेशन। पैडा टर्वेशन के बारे में मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ। पैडा टर्वेशन, पैडा टर्वेशन, पैडा टर्वेशन। अब देखिए पैडा टर्वेशन मृदा के विकसित संस्तरों का, मृदा के विकसित, मृदा के विकसित संस्तरों का, मृदा के विकसित संस्तरों का मिश्रण होकर मृदा का निर्माण होता है। संस्तरों का मिश्रण होकर मृदा का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, उसे पैडा टर्वेशन, पैडा टर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडा टर्वेशन। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था ये सॉइल है, ठीक है, इसकी अपन ने खड़ी काट काटी इस प्रकार से, इसमें ये परतें हैं, खड़ी काट काटी, विभिन्न परतें दिखाई दी। मृदा की खड़ी काट काटने पर, खड़ी काट काटने पर विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं। ये क्या हैं? संस्तर। मृदा की खड़ी काट काटी अपने इस प्रकार से कुआं खोदा तो ये परत आई, जैसे कंकड़ की आई, बजरी की आई, मिट्टी की आई, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? संस्तर या परत कहते हैं। मृदा की खड़ी काट काटने पर विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं।
तो इन सभी संस्तरों को अपन क्या कहते हैं? पेडाटर्वेशन। पेडाटर्वेशन यही कहलाता है। ठीक है, मृदा के सभी संस्तरों को पेडाटर्वेशन कहते हैं। मृदा के विकसित संस्तरों का मिश्रण होकर मृदा का निर्माण। अब जो ये अपन के क्या संस्तर हैं, विकसित होकर के इनसे किसका निर्माण हो रहा है? मृदा का निर्माण हो रहा है। इसी को अपन क्या कहते हैं? पेडाटर्वेशन। अब है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग डालेंगे, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जो मृदा है उसके निर्माण में कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो मृदा निर्माण प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है सक्रिय कारक, और दूसरा है निष्क्रिय कारक। ये दो कारक हैं। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट को पढ़ेंगे, सक्रिय कारक। सक्रिय कारकों में क्या आता है? सक्रिय कारकों में जलवायु एवं जीवमंडल आते हैं। सक्रिय कारकों में जलवायु एवं जीवमंडल आते हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। कौन से हैं? सक्रिय कारक। दूसरा है निष्क्रिय। पहले सक्रिय कारकों के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट है जलवायु सक्रिय कारक के अंतर्गत है। तो इसमें मृदा निर्माण कारकों में सक्रिय कारक, मृदा निर्माण कारकों में सक्रिय कारक जलवायु है। सक्रिय कारक क्या है? जलवायु है। जलवायु में वर्षा तथा तापक्रम मुख्य हैं। जलवायु में क्या होता है? जलवायु में वर्षा तथा तापक्रम मुख्य हैं। क्या क्या आता है जलवायु? वर्षा और तापक्रम मुख्य हैं। जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। अब देखिए इसमें क्या है? जलवायु है। मृदा निर्माण कारकों में सक्रिय कारक जलवायु है। जलवायु में क्या आता है? वर्षा, तापक्रम। अब जब वर्षा पड़ेगी, जमीन पर वर्षा आएगी तो क्या होगा? अपरदन होगा। जल के द्वारा मृदा का क्या होगा? अपरदन होगा, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करेगी। दूसरा है अपन का जैव मंडल। तो मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु
पाए जाते हैं। मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कौन करता है? जीव जंतु, जिससे मृदा का निर्माण होता है। यदि मृदा में कम सूक्ष्म है, यदि मृदा में कम सूक्ष्म जीव हैं तो मृदा का निर्माण कम होगा। यदि मृदा में सूक्ष्म जीव कम है तो मृदा का निर्माण नहीं होगा या कम होगा। देखिए दोबारा से सक्रिय कारकों में जलवायु के अंदर जैव मंडल में क्या आता है? मृदा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं ना। तो जो कार्य क्या करते हैं, जो भी अपन के कार्बनिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते कैसे करते हैं? जो भी अपन के अवशेष हैं, विभिन्न प्रकार के अवशेष पेड़ पौधों के, उनको विघटित करके किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने % पाई जाती है? 5% पाई जाती है। इसके बाद में आता है निष्क्रिय कारक। दूसरा आता है अपन का निष्क्रिय कारक। अब निष्क्रिय कारक में पहले लिखेंगे, निष्क्रिय कारक में वे कारक जो मृदा निर्माणकारी द्रव्यमान के स्रोत को प्रभावित करते हैं, द्रव्यमान के स्रोत को प्रभावित करते हैं, द्रव्यमान के स्रोत को प्रभावित करते हैं, जैसे पैतृक पदार्थ स्थानांतरित और असमय हो जाते हैं, ये कहलाते हैं सारे क्या? निष्क्रिय कारक। अब निष्क्रिय कारक में सबसे फर्स्ट आता है पैतृक पदार्थ। क्या आता है? पैतृक पदार्थ। अब इसमें देखेंगे पैतृक पदार्थ मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा कणाकार क्ले की प्रकृति, मृदा कणाकार क्ले की मात्रा एवं प्रकृति, क्ले की प्रकृति एवं मात्रा, पोषक तत्व, क्ले की प्रकृति, मात्रा, पोषक तत्व, रंग,
पोषक तत्व, रंग आदि कारक अधिक बड़े हैं, आदि कारक अधिक बड़े हैं, जो पैतृक पदार्थ हैं वो अधिक बड़े हैं, जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं तो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले कौन करता है? पैतृक पदार्थ। मृदा निर्माण प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा कणाकार, मृदा कणों का आकार, क्ले की प्रकृति और मात्रा, क्ले की प्रकृति कैसी है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, रंग कैसा है, आदि कारक यदि अधिक हैं या अधिक बड़े हैं तो मृदा निर्माण को ये प्रभावित करते हैं। दूसरी बात है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति देखेंगे, ढलान है या कैसी है। पृथ्वी की अनियमित सतह, पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है, स्थलाकृति कहलाती है। स्थलाकृति का मतलब किससे है? स्थल की आकृति। स्थल की आकृति का मतलब ढलान है या समतल है या निचली है, ठीक है। स्थल की आकृति, पृथ्वी की अनियमित सतह क्या कहलाती है? स्थलाकृति कहलाती है। यह भूमि ढलान पर, यदि भूमि ढलान पर है, यदि भूमि ढलान पर, यदि भूमि ढलान पर है, कैसी है? ढलान पर है, तो क्षरण अधिक होगा, तो क्षरण अधिक होगा, जो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। यदि भूमि की जो स्थलाकृति है ढलान युक्त है, ये स्थलाकृति में क्या होता है? स्थल की आकृति। यदि स्थल की आकृति कैसी है? ढलान युक्त है, तो उसका क्षरण कैसा होगा? अधिक होगा। यदि समतल है तो क्षरण नहीं होगा। तो ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। तीसरा है समय। तीसरा कारक है अपन का समय। समय कैसे प्रभावित करता है? अधिक समय तक वर्षा या वायु के द्वारा, अधिक समय तक वर्षा या वायु के द्वारा, अधिक समय तक क्या हो? कटाव होगा। कटाव होता है, कटाव होता है तो कटाव होता है तो मृदा निर्माण, जो मृदा निर्माण होगा वो प्रभावित होगा। तो मृदा निर्माण प्रभावित होगा, तो मृदा निर्माण प्रभावित होगा, मृदा निर्माण प्रभावित होगा। यदि कम समय तक कटाव होता है तो कम प्रभावित होगी। यदि कम समय तक प्रभावित होता है, कम समय तक प्रभावित होता है, कम समय तक कटाव होता है, कटाव होता है, कम समय तक कटाव होता है तो कम प्रभावित होगी, तो कम प्रभावित होगी, कम प्रभावित होगी। अब इसको दोबारा से देखेंगे। निष्क्रिय कारकों, वे कारक जो मृदा निर्माणकारी द्रव्यमान के स्रोत को प्रभावित करते हैं, उन्हें
जैसे पैतृक पदार्थ स्थानांतरित और असमय हो जाते हैं। जो भी ये पैतृक पदार्थ हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, ये निष्क्रिय कारकों में आते हैं। जैसे पैतृक पदार्थ है ये अपन का, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में ये, जैसे पैतृक पदार्थ में क्या होता है, मृदा कणाकार, क्ले की प्रकृति, मात्रा, पोषक तत्व, रंग आदि कारक अधिक यदि बड़े हैं तो मृदा निर्माण को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा है स्थलाकृति, यदि स्थल की आकृति ढलान युक्त है तो उस पर क्षरण अधिक होगा तो मृदा का निर्माण भी प्रभावित होगा। तीसरी बात है समय, यदि अधिक समय तक वर्षा या वायु तेजी से आए तो क्या होगा, मृदा का कटाव होगा तो मृदा निर्माण प्रभावित होगा। यदि कम समय तक कटाव होता है तो कम प्रभावित होगी अपन की जो सॉइल का निर्माण है वो। तो इस प्रकार से ये आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 समाप्त हो चुका है। अगली वीडियो में अब आपको दूसरे लेसन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।